शहरीकरण, नगरीकरण। सामान्य अर्थों में शहरीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें ग्रामीण लोग शहरों में निवास करने लगते हैं तथा कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामीण अधिवासों का नगरीय अधिवासों में रूपांतरण होता है, जिससे नगरों का विकास एवं प्रसार होता है। हालांकि शहरीकरण की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग संदर्भों में परिभाषित किया है। जैसे एक अर्थशास्त्री के लिए शहरीकरण का अर्थ कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना है। एक जनसंख्या शास्त्री की दृष्टि से जब ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी में समानुपातिक वृद्धि होती है तो वह इसे शहरीकरण कहता है। इसी प्रकार समाजशास्त्री के नजरिए से ग्रामीण समाज का शहरी समाज में बदलना ही शहरीकरण है। वह लोक संस्कृति को शहरी संस्कृति में बदलने की शहरीकरण मानता है। भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण का शहरी पर्यावरण में बदलना तथा नए शहरों की उत्पत्ति और पुराने नगरों का फैलाव शहरीकरण है। शहरीकरण को उन सभी परिभाषाओं को अगर मिला कर देखें तो कहा जा सकता है कि शहरीकरण ग्रामीण अधिवासों से नगरों के रूप में कायातरण की एक समुचित विधि है, जिसमें व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, भूमि उपयोग, समाज एवं संस्कृति, जीवन और रहन सहन के स्तर तथा अन्य मानव मूल्यों में गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन क्रमशः स्पष्ट होने लगते हैं। अब बात करते हैं भारत में शहरीकरण की। भारत में शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के युग से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के रूप में देखने को मिलता है। माना जाता है कि शहरीकरण का दूसरा दौर बुद्ध और महावीर के समय तथा तीसरा दौर मध्य युग से शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आगमन के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। प्राचीन नगरों की बात की जाए तो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इसमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरै, कुरुक्षेत्र आदि प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। इसी तरह मौजूद इकाई नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। पश्चिम देशों से आए नए शासकों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। शुरुआती दौर में तटीय क्षेत्रों में दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित हुए। ब्रिटिश सरकार ने 3 शहरों बंबई, मद्रास और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक केंद्रों व ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों का विकास किया। इनमें शिमला, डलहौजी, नैनीताल आदि प्रमुख हैं। आधुनिक उद्योगों के विकास के साथ ही भी अनेक नगरों का जन्म हुआ, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम आदि आजादी के बाद अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में अस्तित्व में आए। इनमें मुख्यतः विभिन्न राज्यों की राजधानियां सम्मिलित हैं। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर सहायक नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुड़गांव इत्यादि।
भारत में नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नगरीय जनसंख्या जो 1901 में 2,56,00,000 थी, वह 1951 में बढ़कर 6,24,00,000 हो गई। इस प्रकार 1901 से 1951 के बीच नगरीय जनसंख्या में 3,68,00,000 की वृद्धि हुई, जबकि 1951 से 1981 के बीच शहरी जनसंख्या में 9,71,00,000 की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार 1981 से 1991 के बीच नगरीय जनसंख्या में 5,77,00,000 की वृद्धि हुई। इससे यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार नगरीय जनसंख्या 28,53,00,000 थी, जो कुल जनसंख्या की 27.8% है। यद्यपि वैश्विक तुलना में यह आंकड़ा कमजोर ही साबित होता है। विश्व के विकसित देशों से भारत के शहरीकरण की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया और स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है। 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 76%, रूस में 74%, जापान में 77% और ऑस्ट्रेलिया में 35% तथा इंग्लैंड में 90% थी। इसकी तुलना में 1991 में भारत की नगरीय जनसंख्या 25.7% और 2001 में 27.8% थी। भारत के अलग अलग राज्यों के संदर्भ में यदि शहरीकरण के विकास की दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट यह है कि विभिन्न राज्यों में शहरीकरण की मात्रा और गति एक जैसी नहीं थी। 1981 और 1991 के बीच में जहां उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी, वहीं पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से नीचे रही। प्रति व्यक्ति अधिक आय वाले राज्यों में महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसे राज्य थे जिनमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी। 1951 से 1991 की अवधि में बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर प्रायः अधिक रही है, परंतु ओडिशा और बिहार में 1981 से 1991 के बीच शहरीकरण की गति कुछ धीमी पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 1951 से लेकर के 1961 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से नीचे थी, लेकिन बाद में इन राज्यों में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई और औद्योगिक दृष्टि से विकसित पुराने राज्यों में 1951 से 1961 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर ऊंची थी। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी ही रही। अब यहाँ पर भारत में शहरीकरण के कारण पर हम प्रकाश डालेंगे। भारत में शहरीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रतिकर्ष कारक अथवा पुश फैक्टर, जिसमें लोग गरीबी, बेरोजगारी और गांव के निम्न रहन सहन स्तर से त्रस्त होकर शहर की ओर भागते हैं। दूसरा खिंचाव संबंधी कारक अथवा पुल फैक्टर, जिसमें लोग बेहतर सुविधा और बेहतर जीवन स्तर की लालसा में शहर की ओर खींचे चले जाते हैं। हालांकि गांव से शहरों की ओर प्रवासन में दोनों कारकों का अलग अलग अनुपात में मिला जुला योगदान होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में पुश फैक्टर अधिक है। जनसंख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का आकार दिनों दिन छोटा होता जा रहा है और अब उनके पास इतनी भूमि भी नहीं बची है कि वे परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण कर सकें। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार की अनुपलब्धता में भी उन्हें परेशान करती है। ऐसी स्थिति में असहाय किसान या तो गरीबी में गुजर बसर करने के लिए विवश होते हैं या वे रोजगार की तलाश में शहर की ओर गमन करते हैं।
ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस ग्रामीण शहरी प्रवसन के लिए जाति प्रथा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्न जाति के सदस्य यदि आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें ग्रामीण समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे समुदाय के लोग गांव में रहने की बजाय शहरों की ओर गमन को ही बेहतर समझते हैं। इस तरह ये प्रवासन पुश फैक्टर के कारण होते हैं, जिसमें ग्रामीण समाज में अवसरों और संसाधनों का अभाव होता है तथा वे शहर की ओर पलायन करते हैं। पुल फैक्टर का भी शहरीकरण में अहम योगदान है। शहरों में लगातार होने वाले औद्योगिक विकास के कारण अतिरिक्त कार्य व रोजगार सृजन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे यह रोजगार हेतु आकर्षण के केंद्र के रूप में कार्य करता है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर खींचे चले जाते हैं। शहरों में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है, जिससे शहरों के रहन सहन का स्तर ग्रामीण रहन सहन की तुलना में काफी ऊंचा है। रहन सहन के इस ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए लोग शहर की ओर गमन करते हैं। इसके अलावा यातायात साधनों का विस्तार, शहरी जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि तथा नगरीय क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण ने भी शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। देश के विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के लोगों ने देश के विभिन्न नगरों में शरण लिया, जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। उस वक्त विस्थापित हुए लोगों एवं बेघर बना दिए गए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए नए नगरों की स्थापना की गई, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला।